नमस्कार दोस्तों। आज से हम यूपीपीसीएस के लिए दृष्टि आईएएस का जो टेस्ट सीरीज है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं, फास्ट रिवीजन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है परंतु इसे अत्यधिक महत्व प्राप्त है कि संविधान की व्याख्या इसके प्रकाश में की जानी चाहिए। तो ये कथन गलत है क्योंकि केशवानंद भारतीवाद में 1973 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है, इसलिए कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और स्वतंत्रता पद को जोड़ा गया। तो इसमें क्या गलत है? स्वतंत्रता पद नहीं था, अखंडता था, तो इसलिए स्वतंत्रता पद होने के कारण ये भी कथन गलत हो गया। बाकी सब सही था, इसलिए दोनों कथन गलत है। तो विकल्प हो जाएगा डी, न तो एक और ना ही दो सही है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में एक राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 500 हो सकती है सदस्यों की अधिकतम संख्या, और कम से कम हो सकती है 60, इसलिए विकल्प ए सही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला कथन है, अक्टूबर 2020 में इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ये कथन गलत है क्योंकि 2020 में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और 75 रुपये का एक क्वाइन भी जारी किया गया था। तो ये पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जी नहीं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली के रोम में है, तो ये कथन भी गलत हो गया। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो, विकल्प नंबर डी। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि FAO की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पुरस्कारों की श्रेणी में नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इसमें जो है उसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले है विश्वेश्वरैया सौर पुरस्कार, कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। दूसरा है कल्पना चावला सौर पुरस्कार, ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और तीसरा है दिवाकर सौर पुरस्कार, ये ISA खुद देता है। जबकि अब्दुल कलाम सौर पुरस्कार ये सौर गठबंधन के पुरस्कारों की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, नचिकेता और यम के मध्य प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए शहर की स्थापना की और इस पर कृष्णा नदी के दक्षिण में समस्त भूमि के स्वामी माने जाने वाले एक देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का निर्णय लिया? तो ये कथन जो है ये हरिहर प्रथम के संदर्भ में सही है, इसलिए इसका विकल्प सी हो जाएगा। मैं फिर से कथन को दोहरा देता हूँ, निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए शहर की स्थापना की और इस पर कृष्णा नदी के दक्षिण में समस्त भूमि के स्वामी माने जाने वाले एक देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का निर्णय लिया? तो ऐसा हरिहर प्रथम ने किया था। हरिहर प्रथम कौन था? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था, इसलिए विकल्प सी इसका सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, भूमध्य रेखा निम्नलिखित किन देशों के समूह से होकर गुजरती है? तो इसमें जो सही विकल्प है वो है मालदीव, केन्या और युगांडा। इसको आप ज़रूर मैप में देख लीजिए। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि भूमध्य रेखा दुनिया के 13 देशों से गुजरती है। आप इसको मैप में ज़रूर लोकेट कर लीजिए तो लंबे समय तक याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन समुद्र में कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है? तो बाल्टिक सागर में कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है, जबकि हुआ किस किस में है? कैरिबियन सागर में हुआ है, ओखोटस्क सागर में हुआ है और लाल सागर में हुआ है। अच्छा, बाल्टिक सागर में क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट प्लेट के किनारों पर होता है और बाल्टिक सागर में कोई भी प्लेट का किनारा नहीं है, तो इसलिए यहाँ नहीं हुआ। विकल्प नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो सिंगापुर, इसका सी सही विकल्प हो जाएगा। यानी कि जो राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस होगा उसमें चेहरों का भी पहचान होगा, सत्यापन किया जाएगा, तो सिंगापुर देश ऐसा है दुनिया में पहला। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा। अच्छा, 31 अक्टूबर को एक दिवस और मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में वो कौन सा दिवस है भारत में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन बल्लम कल्ली का सही वर्णन करता है? तो बल्लम कल्ली एक प्रकार का नौका दौड़ है जो केरल में होता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित पदार्थों को उनके क्वथनांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तो वैसे इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा सी, 2 1 3 4। कैसे? अच्छा, आरोही का मतलब भी थोड़ा स्मरण करने का है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, वायु -191 डिग्री पर इसका क्वथनांक होता है। दूसरा है शुद्ध जल, क्योंकि अच्छा हाँ, दूसरा है शुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका होता है। और तीसरा है पारा 357 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्वथनांक होता है। और उसके बाद चौथा है स्वर्ण 2500 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्वथनांक होता है। देखिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ये वायु जो है ना -191 है, 191। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। वायु का क्वथनांक है -191 डिग्री सेल्सियस, शुद्ध जल का है 100 डिग्री सेल्सियस, पारा का है 357 डिग्री सेल्सियस और स्वर्ण का है 2500 यानी 2500 डिग्री सेल्सियस। इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, दर्पण के प्रकार और उसके उपयोग के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो इसमें सही जो सुमेलित है उसे देख लेते हैं। उत्तल दर्पण बस में रियर व्यू मिरर होता है, रियल व्यू मिरर होता है ये। और अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में। तो 2 और 3 सही विकल्प है, इसलिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सही नहीं उसको छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 14 में कथन है अधिकांश धातुएं आयन के रूप में उपस्थित है। कारण इसके पीछे क्या है? अधिकांश धातुओं की प्रकृति अत्यधिक धन विद्युतीय होती है। तो कथन और कारण दोनों स्वतंत्र रूप में सही होने के साथ साथ एक दूसरे की व्याख्या करता है। विकल्प नंबर ए सही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, समावेशी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही है पहले उसे देख लेते हैं। समावेशी विकास के संदर्भ में, तो समावेशी विकास के संदर्भ में अंतः क्षेत्रीय असंतुलन में कमी करना होता है। कौशल विकास के लिए अवसरों का निर्माण करना यह भी शामिल है। उद्योगों का बेहतर प्रसार करना यह भी शामिल है। जबकि कृषि क्षेत्र में क्रमिक बदलाव ये शामिल नहीं होता है समावेशी विकास में। विकल्प नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, यह मिशन नई योजनाओं की शुरुआत एवं लक्ष्यों को शामिल करता है। ये गलत कथन है। दूसरा, यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। जी नहीं, गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो इसलिए दोनों कथन गलत हो गया। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर है। ध्यान रखना है राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 2018 में, 8 मार्च 2018 में। झुंझुनू एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहीं से। क्वेश्चन नंबर 17, इको जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखना इको टोन नहीं, इको जोन पूछ रहा है। तो इसके संबंध में पहला कथन है वे अपेक्षाकृत समान वनस्पतियों और जीवों के साथ व्यापक जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो ये सही है। दूसरा है वे पौधों और जानवरों के ऐतिहासिक और विकासवादी वितरण पर आधारित है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जो सुमेलित नहीं है उसे देखना है। तो जो सुमेलित है पहले हम उसे पढ़ लेते हैं। इकोसिस्टम, एजी टांसले इकोसिस्टम के खोजकर्ता थे। इकोलॉजी खोजकर्ता अर्नस्ट हैकेल थे। और इकोलॉजिकल नीचे के खोजकर्ता जोसेफ ग्रिनले थे। जबकि डीप इकोलॉजी के खोजकर्ता ओडम नहीं, अर्ने नेस हैं। मैं फिर से सही सारा विकल्प दोहरा पढ़ देता हूँ। इकोसिस्टम एजी टांसले, इकोलॉजी अर्नस्ट हैकेल, डीप इकोलॉजी अर्ने नेस और इकोलॉजिकल नीचे जोसेफ ग्रिनले। क्वेश्चन नंबर 19, जो सही है उसे देखना है। जो चावल की फसलों में संक्रमण का कारण बनता है, पहला कथन है। तो जो चावल की फसलों में संक्रमण का कारण बनता है, ये सही कथन है। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है? जो एक प्रकार की फफूंद है। जी नहीं, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, नेगेटिव बैक्टीरिया। इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कपिला अभियान निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो कपिला अभियान ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। किस लिए किया है? बौद्धिक संपदा
जो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसकी साक्षरता और जागरूकता के लिए किया गया है अक्टूबर 2020 में। तो इस ध्यान रखना है, कपिला अभियान शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अवेयरनेस और एजुकेशन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने संविधान के अंतर्गत गठित मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर नियुक्त एक सलाहकार समिति की अध्यक्षता की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कैग यानी कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कथन को देखना है। पहला कथन है, कैग को उन्हीं आधारों और रीति से हटाया जा सकता है जिन आधारों और रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो सही है। दूसरा कथन है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जी नहीं, गलत है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष, इसमें से जो कम हो। इसलिए कथन एक सही है, 2 गलत। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो जाएगा। 23, व्यापारी के रूप में भारत आने वाले सबसे पहला यूरोपीय समुदाय था? तो पुर्तगाली था और वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। तो सही विकल्प हो जाएगा बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। जो गलत है यहाँ पर वो देख ले, वहाँ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तत्वबोधनी समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, केशव चंद्र सेन ने नहीं। जबकि केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दरअसल ब्रह्म समाज 1866 में बंटवारा हो गया था और केशव चंद्र सेन ने भारत ब्रह्म समाज की स्थापना की और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। तो इसके हैं। मैं चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ जो सही सिर्फ है। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 ईस्वी में, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में केशव चंद्र सेन, आदि ब्रह्म समाज 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। वो जेवर, जो नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित हो रहा है ना, उसके लिए। विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 को भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो हाँ, किया गया है। अच्छा, दूसरा क्या है, पूछ क्या रहा है? जो सही है। अच्छा, जो सही पूछ रहा है, तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 भारत सरकार संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नहीं, एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा तैयार किया गया है। तो ये पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है, सूचकांक के अनुसार तमिलनाडु भारत में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य है। जी नहीं, केरल सबसे अधिक अच्छा यानी सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य है। इसलिए दोनों कथन गलत है, ना तो एक ना ही दो। डी ऑप्शन नंबर। 27, हाल ही में विकसित की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम नाम है। एंटी रेडिएशन मिसाइल का रुद्रम नाम है, इसलिए बी विकल्प सही हो गया आंसर। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देखते हैं। ध्यान रखना, इंदिरा कॉल कहाँ है, इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, लेकिन मैं इसके बारे में कथन में देख लेता हूँ। महान हिमालय में अवस्थित है। चलिए, आंसर तो आपको यहाँ मिल ही जाएगा। जी नहीं, इंदिरा कॉल ट्रांस हिमालय में स्थित है, लद्दाख में। दूसरा, इसका नाम दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। ये भी गलत है। 1912 में बल्क वर्कमैन द्वारा देवी लक्ष्मी के कई नामों में से एक नाम था इंदिरा कॉल, और इसी के नाम से रखा गया है इंदिरा कॉल, ये जो लद्दाख में है, ट्रांस हिमालय में। तीसरा कथन क्या है, इंदिरा कॉल के उत्तर में स्थित भूमि ट्रांस काराकोरम भूभाग का हिस्सा है जो चीन के नियंत्रण में है। तो ये बात सही है कि ट्रांस काराकोरम भूभाग ये जो है वो चीन के नियंत्रण में है, इसलिए सिर्फ 3 जो है ये सही हो गया, बाकी 1-2 गलत था। क्वेश्चन नंबर 29, जो सुमेलित नहीं उसे देखना, जो सुमेलित है पहले उसे देख लेते हैं। तो सिंगूर बांध तेलंगाना में है, कडाना बांध गुजरात में है, माता टीला बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, तो ये उसलिए उत्तर प्रदेश ये सही हो जाएगा। यहाँ पर ललितपुर के पास है माता टीला बांध। कोयल कारो बांध, तो कोयल कारो बांध ये गलत है ऑप्शन, क्योंकि बिहार में नहीं, कोयल कारो बांध झारखंड में है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं सही एक बार फिर से पढ़ देता हूँ।
सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर तेलंगाना में है। कंडाना बांध माही नदी पर गुजरात में है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। और कोयल कारो बांध ये झारखंड में है। 30 क्वेश्चन नंबर, कोशिका की खोज की गई थी तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका खोज की थी। विकल्प बी सही हो जाएगा इसका आंसर। 31, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, इसलिए बी सही आंसर हो जाएगा। गिनी गुणांक या गिनी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह जनसंख्या में आय प्रतिशत में आय के वितरण की माप है। तो आय प्रतिशत में आय का वितरण कितना हो रहा है, ये गिनी गुणांक सूचकांक माप करता है, तो इसलिए पहला कथन ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, एक उच्चतर गिनी सूचकांक अधिक समानता इंगित करता है, वहीं कम इसका विपरीत। जी नहीं, अगर गिनी सूचकांक अधिक होगा तो असमानता इंगित करता है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा है, यह कुजनेत्स वक्र में दर्शाया गया है या दर्शाया जाता है। जी नहीं, गलत है। गिनी गुणांक को लॉरेंज वक्र में दर्शाया जाता है, इसलिए तीसरा भी गलत हो गया। तो दूसरा तीसरा गलत, सिर्फ एक सही, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 33, 2 हेक्टेयर से कम खेती योग्य भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता निम्नलिखित में से किस योजना की प्रमुख विशेषता है? तो पीएम किसान योजना की प्रमुख विशेषता है, इसलिए ए नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। सीमांत किसान कौन से किसान को कहते हैं? मतलब उनके पास कितनी भूमि होती है तो सीमांत किसान कहलाएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। 34, नोट छापकर घाटे के बजट के वित्त पोषण की प्रक्रिया कहलाती है? तो मौद्रीकृत घाटा, इसको घाटे का मुद्रीकरण भी कहते हैं, यानी मौद्रीकृत घाटा। अगर घाटा हो रहा है उसका वित्त पोषण सरकार करती है नोट छापकर, तो उसको कहेंगे मौद्रीकृत घाटा या घाटे का मुद्रीकरण। विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। 35, कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा को वन अधिकार अधिनियम 2006 में शामिल किया गया है। तो 2006 में शामिल किया गया है, ऐसा पूछ रहा है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या लिखा हुआ है, भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास यानी कि हैबिटेट अधिकार प्रदान किए गए। तो सही बात है, हैबिटेट अधिकार यानी जनजाति, कौन से जनजाति को पर्यावास अधिकार सबसे पहली बार दिया गया? तो बैगा को दिया गया था, तो ये सही है। जबकि पर्यावास को मतलब संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास को परिभाषित किया गया था वन अधिकार अधिनियम 2006 में। तो दूसरा भी सही, पहला भी सही। तीसरा क्या पूछ रहा है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आधिकारिक तौर पर भारत के किसी भी हिस्से में आदिम और सुभेद्य जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है? गलत है ये, क्योंकि केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं, जनजातीय कार्य मंत्रालय इसके बारे में निर्णय लेता है। इसलिए 1 और 2 सही, तीसरा गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 36, किगाली समझौता संबंधित है? तो किगाली समझौता संबंधित है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC से संबंधित है, इसलिए ए विकल्प सही इसका हो जाएगा। अच्छा, आप बताइए ओजोन क्षयकारी पदार्थों के लिए कौन सा समझौता हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए। 37, निम्नलिखित में से किसके तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया, उसके द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया था। विकल्प 20 सही आंसर हो जाएगा। 38, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्मित निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है, ध्यान से देखना है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते ही नहीं है, इसलिए पहला ही सही हो गया इसका आंसर। इस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी होते हैं, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचित सदस्य में से इसी ऑप्शन में से अगर रहता और पूछता कि राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में से कौन नहीं होते हैं शामिल, तो आपका आंसर क्या होता है? आप बताइए मुझे, सिर्फ ABC ऐसे करके कुछ लिख दीजिए। 39 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए बंगाल विभाजन के समय। अच्छा, संजीवनी पत्र भी कृष्ण कुमार ने लिखा है, तो ध्यान रखना है। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु नामित किया था? तो बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु गौतम बुद्ध ने किसी को नामित नहीं किया था, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी से संबंधित बनता है कि गौतम बुद्ध के जीते जी ही
कौन ऐसा व्यक्ति था, मतलब उसका नाम क्या था, जो बौद्ध संघ का अध्यक्ष बन जाना चाहता था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, देवदत्त नाम था इनका। एक कोई चचेरा भाई था, वो चाहता था उनके जीते जी ही कि वो अध्यक्ष बन जाए, तो देवदत्त ध्यान रखना है। 41 सूफी संत है और संबंधित सिलसिला है, तो मिलान करना है। पहला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये चिश्ती सिलसिला संबंधित है। दारा सिको एक कादरी सिलसिला संबंधित है। शेख शहाबुद्दीन, ये सुहरावर्दी सिलसिला संबंधित है। और शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिला संबंधित है। एक बार फिर से फास्ट बोल देता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती सिलसिला। दारा सिको, कादरी सिलसिला। शेख शहाबुद्दीन, सुहरावर्दी सिलसिला। शेख अहमद सरहिंदी, नक्शबंदी सिलसिला। विकल्प डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका प्रभाव था? तो वैसे तीनों का प्रभाव था, टॉलस्टॉय का भी, रस्किन का भी और थोरो का भी। गांधी जी की विचारधारा पर थोरो, रस्किन, टॉलस्टॉय तीनों का प्रभाव था। थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या किसका प्रभाव था। तो ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर ही है, ये टॉलस्टॉय ने कहा था, और इस पर गांधी जी विश्वास करते थे कि हाँ, ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर ही है। फिर रस्किन का कौन से बात का गांधी जी पर प्रभाव पड़ा? तो धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत था उसका प्रभाव पड़ा था। रस्किन का ही एक लाइन था कि शारीरिक श्रम का सम्मान करना, मतलब शारीरिक श्रम का जो सम्मान करना गांधी जी ने सीखा, तो ये रस्किन से ही सीखा था। और थोरो से क्या सीखा गांधी जी ने? सविनय अवज्ञा पर, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते थे, इसका पर जो प्रभाव था गांधी जी पर, वो थोरो का था। थोरो का पूरा नाम था हेनरी डेविड थोरो। तो हेनरी डेविड थोरो ने एक निबंध लिखा था सविनय अवज्ञा पर, उसी का प्रभाव था गांधी जी पर, तो ध्यान रखना है। तो टॉलस्टॉय, रस्किन और थोरो, ये तीनों का प्रभाव था गांधी जी पर। ABC यानी 1 2 3 डी नंबर ऑप्शन इसका सही हुआ है। 43 लोहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। इसको मैप में एक बार लोकेट कर लीजिए। लोहरी जल विद्युत परियोजना याद रह जाएगा, सतलज नदी पर। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2020 के संबंध में जो कथन सही है उसके बारे में बताना है। तो पहला कथन, बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, गलत है ये। जो 2020 में SCO का समिट हुआ उसके अध्यक्षता पुतिन ने की थी, व्लादिमीर पुतिन, जो राष्ट्रपति हैं रसिया के। दूसरा कथन, यह संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का 20वां शिखर सम्मेलन था। जी हाँ, क्योंकि SCO की स्थापना हुई है 2000 में और 2020 में ये शिखर सम्मेलन हुआ है, तो 20वां है ये, सही बात है। तो केवल 2 हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही आंसर। 45 जल डमरू मध्य और अवस्थिति, ये दोनों का मिलान करना है। युकाटान मैक्सिको और क्यूबा के बीच है। ओरेंटो इटली और अल्बानिया के बीच है। मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। टोरेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। 46 निम्नलिखित देशों में से कौन सा समूह स्वर्णिम अर्धचंद्र यानी गोल्डन क्रिसेंट का निर्माण करता है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये तीनों स्वर्णिम अर्धचंद्र और गोल्डन क्रिसेंट का निर्माण करता है। इसको शॉर्टकट में अगर आपको याद रखना हो तो पाई से याद रखिए, PIA पाई, और मैप में ज़रूर लोकेट कर लीजिए तो लंबे समय तक याद रहेगा। 47 जो सुमेलित नहीं है उसे पहचानना है। तो पहले जो सुमेलित है उसे सिर्फ रिवीजन कर लेते हैं। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तापमान का मात्रक होता है रैंकिंग, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और दाब का मात्रक न्यूटन नहीं पास्कल होता है। अब थोड़ा सा इसको एक बार फिर से पढ़ देता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, और ATM भी होता है। ATM से ऐसे याद रखिए जिससे पैसा निकालते, तो वैसे ATM एक मात्रक भी होता है दाब का, तो पास्कल और ATM। तापमान का मात्रक सेल्सियस तो सुना ही होगा, केल्विन तो सुना ही होगा, और फ़ारेनहाइट भी सुना होगा। इसके साथ साथ एक रैंकिंग भी होता है जो मानक होता है, ये मात्रक होता है तापमान का, तो इसलिए ये दिया हुआ है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। 48 में पहला कथन है, ठंड के दिनों में पीतल का फ्लास्क लकड़ी के गिलास से ज़्यादा ठंडा लगता है। तो लकड़ी के गिलास से ज़्यादा ठंडा लगता है, ये कथन तो सही है। फिर क्या है कारण इसके पीछे? पीतल की विशिष्ट ऊष्माधारिता लकड़ी की तुलना में अधिक होती है। तो पीतल की विशिष्ट ऊष्माधारिता लकड़ी की तुलना में अधिक नहीं होती है, ऊष्माधारिता अधिक होती तो ठंडा क्यों लगता? इसलिए R गलत हो गया, A सही। विकल्प नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा।
49, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2016 में शुरू की गई थी। 17 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी, इसलिए विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण आपूर्ति में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धि और गिरावट का एक चक्र बनता है? तो कॉबवेब परिघटना। कॉबवेब परिघटना को ही हिंदी में बोलते हैं मकड़जाल का सिद्धांत। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। मकड़जाल सिद्धांत के अनुसार मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण आपूर्ति में उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर मूल्य अगर घटता बढ़ता है तो उसकी आपूर्ति भी घटेगी और बढ़ेगी, तो जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धि और गिरावट का एक चक्र चलता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप वृद्धि और गिरावट का एक चक्र चलता है। किसके परिणाम स्वरूप? मकड़जाल सिद्धांत, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉबवेब परिघटना। तो इस वीडियो में 50 तक ही करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और दूसरे वीडियो में फिर 50 से 100 और फिर तीसरे वीडियो में 101 से 150। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।